नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी है। आज हम बात करेंगे मिशन कर्मयोगी स्कीम यानी कि द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग की, जिसका बुनियादी मकसद स्टेट एग्जीक्यूशन की एबिलिटी को बेहतर करना है। मिशन कर्मयोगी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सिविल सर्विसेज को लेकर एक ऐसा विजन है जो प्रोग्रेस्ड भारत के रास्ते को आसान बनाएगा। ये एक ऐसे गवर्नेंस की फॉर्मेशन की तब्दीली का रोल अदा करेगा जो कि जवाबदेह हो, फ्लेक्सिबल हो और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर तरीके से लैस हो। अगर हम बात करें मिशन कर्मयोगी की, तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तेज़ी से तरक्की करती हुई दुनिया में हाई क्वालिटी सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी स्किल्स, एजुकेशन, नॉलेज को हासिल करने का एक काबिल बनाना चाहती है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के एक्सपर्ट कमेटी के तहत पिछले कुछ सालों में मिशन कर्मयोगी ने काफ़ी तरक्की की है। मिशन कर्मयोगी के तहत 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मिशन कर्मयोगी के तमाम कामकाज को अंजाम देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कर्मयोगी भारत और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की लर्निंग को तेज़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मोबाइल के ज़रिए एजुकेशन सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड दिसंबर 2022 में और iOS के लिए जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया। तो आज हम बात करेंगे मिशन कर्मयोगी स्कीम यानी कि द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। हम आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। आजादी का अमृतकाल हो चुका है प्रारंभ। हर देशवासी का कर्तव्य काल हो चुका है प्रारंभ। विकसित भारत बनाने का देश ने लिया है विराट संकल्प। ये है भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर। कर्मयोगी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 8 वर्षों से देश में चल रहे रोजगार और स्वरोजगार के अभियान की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। 10 लाख सरकारी नौकरियों के लिए प्रारंभ रोजगार मेला। लाखों युवा ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब हर भारतीय तक मूल सुविधाएं तेजी से पहुंचें और सरकार की प्रक्रियाएं तेज हों। इस पर है विशेष फोकस। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि रोजगार मेला के तहत नवनियुक्त कर्मी हों सक्षम। वे केवल नौकरी पाने वाले ना बने, बल्कि बने देश के विकास यज्ञ में योगदान देने वाले कर्मयोगी। युवा कर्मयोगी सरकार की मौजूदा नीतियों और नियमों से पूरी तरह अवगत हों और प्रधानमंत्री जी के लोक कल्याण की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने में तत्पर हों। कर्मी सही दृष्टिकोण और कर्तव्य बोध वाले ज्ञान युक्त कार्यबल का निर्माण करें और 2047 के नव भारत के निर्माण के सशक्त भागीदार बने। इसी लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने की है एक पहल, कर्मयोगी प्रारंभ। कर्मयोगी प्रारंभ का उद्देश्य सकारात्मक सोच, कार्य और व्यवहार से युक्त स्मार्ट शासन प्रणाली को सुनिश्चित करना है। स्मार्ट यानी SMART मतलब सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। सभी नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं कि वे कड़ी मेहनत कर आदर्श कर्मयोगी बने और अपने साथियों को प्रेरित करें। कर्मयोगी प्रारंभ के तहत उपलब्ध कोर्सेज मिशन कर्मयोगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म igotkarmyogi.gov.in से पूरे किए जा सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि
कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है, लेकिन इसका बेहतर परिणाम तभी मिलेगा जब इसमें बदलाव लोगों के फीडबैक के आधार पर हो। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहें। साथियों, टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है। डॉक्टर अनुराग, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये मिशन कर्मयोगी स्कीम आखिर है क्या? ये योजना बेसिकली इसलिए शुरू की गई कि वो सभी जो कर्मचारी हैं, अभी ये केवल ए और बी कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ पे है, लेकिन इसको बाद में सी कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को भी किया जाएगा। और मेरे हिसाब से सी कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ के लिए होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक का 99% काम जो है वो इन्हीं सी ग्रेड एम्प्लॉयज़ से पड़ता है, क्योंकि डेस्क पे वही बैठा होगा, काउंटर पे वही बैठा होगा, पब्लिक उसके पास ही जाना अपनी फाइल निकलवाने। इसलिए उनके लिए योजना शुरू की गई कि उनको ट्रेनिंग दी जा सके और उनको समझाया जा सके कि क्या और कैसे होगा, जिससे वो सही ढंग से अपनी ड्यूटी को समझ सकें, अपने रोल को समझ सकें और उनसे क्या सरकार चाहती है, क्या पब्लिक चाहती है, वो इस बात को समझ के अपना काम कर सकें। क्योंकि आज के समय में ज़रूरतें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समय बदल रहा है। जो हमारे नए जनरेशन है, जिसे हम कहते हैं यंग जनरेशन, वो 70% से ऊपर है। ये 70% से ऊपर वाले लोग पुराने ढर्रे को ख़राब समझते हैं और उनकी आकांक्षाओं पे जब पूर्ति नहीं होती तो एक आप जवाब सुनते हैं, अरे यार ये सरकारी एम्प्लॉय तो ऐसे ही होते हैं। तो उस जो बना हुआ है ढर्रा, उसको तोड़ना और उसको समाजोन्मुख बनाना, उन्नति उन्मुख बनाना सरकार की जो एक पहल है, ये मोदी साहब की इस उसमें ये काम हो रहा है। और इस योजना में मैं कहूँगा आज़ादी के बाद ये बहुत अच्छी एक योजना है जो वास्तव में सिविल सर्वेंट्स को पब्लिक के लिए उत्तरदायी बनाएगा, सही अर्थों में बनाएगा। और जब मैं सिविल सर्वेंट कह रहा हूँ तो सिविल सर्वेंट का मतलब यूपीएससी नहीं है, से आए हुए लोग नहीं हैं। इसमें वो सभी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं जो यूपीएससी के थ्रू आए हैं या एसएससी के थ्रू आए हुए हैं या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुए हैं। बहरहाल अगर वो सरकार के साथ काम कर रहे हैं तो वो सिविल सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे और उनके ऊपर ये योजना लागू होती है। जी अनुराग जी, आपने बताया कि ये मिशन आखिर है क्या, किस मकसद के साथ इसको शुरू किया गया। अब ये जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होगा। मैम, मैंने आपको अभी कहा कि ये जो अपनी एक योजना है कर्मयोगी योजना, ये शुरू हुई इसलिए की गई क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट है या सिविल सर्वेंट है वो जनता की आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा। क्यों? समय बदल रहा है। आजकल व्हाट्सएप पे नोटिस आ जाता है, ईमेल आ जाती है। अब वो जो सरकारी एम्प्लॉय है वो कहता था व्हाट्सएप क्यों, हमें आप लेटर भेजिए, हम लेटर पे जवाब देंगे, एप्लीकेशन जवाब देंगे। तो जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 एंड 5.0 की। तो इंडस्ट्री की डिमांड 4.0 है, 5.0 के हिसाब से स्टैंडर्ड होने चाहिए, उस स्पीड से कार्यालयों में काम होना चाहिए। लेकिन हम काम कर रहे हैं 1970 के हिसाब से। आपने GRFR रूल पढ़े नहीं है, पढ़े हुए तो पुरानी फाइलों से देख देख के आपने कॉपी किए हुए हैं। तो उसके बाद क्योंकि आप जनता की आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे, इसलिए आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूरी है, स्किल के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम जरूरी है। अनुराग जी, आपने बताया कि तमाम तरह की ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट इसके ज़रिए किया जाएगा। तो ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी जाएंगी? आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो ऑन साइट और ऑफ द साइट दोनों होगी। इसका मतलब मेनली ये ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन में व्यक्ति अपने घर से या कहीं से भी इस ट्रेनिंग को कर सकता है और उसके माध्यम से सीख सकता है, अपना रोल क्या है वो समझ सकता है। अनुराग जी, यहाँ अब आपसे समझना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं मिशन कर्मयोगी स्कीम की, इसके मेन पिलर्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि
आपको सरकार के ऊपर स्तर पे जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल होगी उसमें आप ये क्रिएट करेंगे पॉलिसी फ्रेमवर्क कि कौन सा प्रोग्राम कैसे चलेगा, वो किस तरह की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा, ये दूसरा पिलर है। इंस्टीट्यूशनल में कैबिनेट सेक्रेटरीट है जो इसका काम देखेगी। एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जिसके अंदर ये पोर्टल काम करेगा। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी क्रिएट की जाएगी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें सारा का सारा ये काम वो एसपीवी देखेगी, उसकी सेल्फ सस्टेनेबल फंडेबिलिटी के थ्रू वो देखेगा। दूसरा, इसके साथ साथ आप कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क का जो मतलब ये है कि आप वही सिखाएं एम्प्लॉयज़ को जिसकी उसको ज़रूरत है। आप ऐसा ना करें कि उसको जो ज़रूरत नहीं वो कुछ भी सिखा दें। तो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क विल बी डेवलप्ड और उसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का फंड डेवलप किया है जो अगले 5 सालों में ज़रूरत पड़े पे यूज़ होगा। इसके साथ साथ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी शुरू किया जाएगा, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और उसमें 2019-20 में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे कोविड-19 में, उनको उससे ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन अब वो थोड़ा रिवैम्प रूप में होगा और वो उससे सारे एम्प्लॉयज जोड़े जाएंगे। और इसका 5वां है EHRM, यानी सारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो उस फ्रेमवर्क के तहत किया जाएगा और सरकार को फीडबैक ले सकेगी कि जो सिखाया गया है वो उनके काम आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो द कॉम्पिटेंसी मैचिंग विल बी देयर एंड देन देयर विल आल्सो बी द पॉइंट कि ओवरऑल एम्प्लॉयज का इवैल्यूएशन भी होना है कि उनका प्रमोशन अगर हो रहा है तो उनको वो नॉलेज आई, नहीं आई, इन सब चीजों पे भी होगा। तो ये जो 6 पिलर हैं वो इस योजना का मेन फाउंडेशन स्टोन्स हैं। बगैर उसके ये योजना सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब ये योजना का जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर काउंसिल होगी, एडवाइजरी काउंसिल। उसमें प्राइम मिनिस्टर और कुछ स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, कुछ IAS ऑफिसर्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने फील्ड में, कुछ प्रोफेसर्स एंड एक्सपर्ट एंड कुछ लोग फ्रॉम इंडस्ट्री विल आल्सो बी देयर। और इन सब लोगों का काम ये होगा कि वो देखे कि किस तरह की जरूरतें हैं, किस तरह की पॉलिसीज हैं। बेसिकली वो पॉलिसी अप्रूवल का काम करेंगे। इसके बाद कैबिनेट होगी जो ये देखेगी कि जो प्रोग्राम हैं वो उनका लिंकिंग कैसे हो रहा है और वो प्रोग्राम का एक तरह से ऑफिशियल जो गेटवेज होते हैं दैट विल परफॉर्म। एंड थर्ड लेवल पे ये जो आई गार्ड प्रोग्राम है, आई गार्ड जो कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू ट्रेनिंग देना है, ये उनका काम है। और इसका एक और पर्पज ये भी है कि अलग अलग मिनिस्ट्री अपने अपने लेवल पे अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, उन सबको एक जगह करके जरूरत के अनुसार देना, जिससे कि पैसा की बर्बादी कम हो और डायरेक्शन सभी का रहे। एक्स डिपार्टमेंट वाले बंदे को ये पता होना चाहिए कि बाई डिपार्टमेंट वाले में क्या हो रहा है। जी अनुराग जी, आपने बताया कि क्या इसके पिलर्स हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है और किस पर्पस के साथ इसको शुरू किया गया, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे इसका खर्चा कौन उठाएगा? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इसके लिए पे करना होगा और क्या ये ट्रेनिंग कंपलसरी है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि पहली बात तो कोई भी ट्रेनिंग बगैर पैसे की नहीं हो सकती। आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए। तो सबसे पहले तो जो फ्रेमवर्क या कोर्स करिकुलम डेवलप होगा या जो रिसोर्सेज जनरेट होंगे, उसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट दिया है जो अगले 5 सालों में यूज़ होगा विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा। इसके अलावा सरकार ने एक सेल्फ सस्टेनिंग मोड में एक कंपनी स्टार्ट की है जिसको हम कहते हैं SPV। वो कंपनी जिसके स्टेक होल्डर सारे मिनिस्ट्रीज होंगी और 100% ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। इसमें आपके एम्प्लॉयज़ के हिसाब से 430 रुपये 430 रुपीज़ पर एम्प्लॉय के हिसाब से उस मिनिस्ट्री से लिया जाएगा जो बेसिक फंड होगा। और मेरे हिसाब से लगभग 700 करोड़ रुपए होंगे अगले 5 सालों में जो कि यूज़ किए जाएंगे। अब एम्प्लॉयज़ की संख्या को देख के ये
बहुत छोटा अमाउंट है, क्योंकि आपके लगभग 1% से लेकर 1.5% के बीच में ग्रुप ए एम्प्लॉयज़ हैं, लगभग 8% आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो ग्रुप बी हैं, और बाकी जो हैं 89% के आसपास वो आपके ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ हैं। तो इतने बड़े लेवल पे ट्रेन करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो पैसा इस तरह से आएगा। यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ आपके सवाल के जवाब में कि एम्प्लॉयज़ को अपनी ओर से कोई पैसा नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है। अब आपका दूसरा सवाल था कि क्या ये प्रोग्राम, ये सर्टिफिकेट्स कंपलसरी होंगे? जी हाँ, सारे सर्टिफिकेट नहीं होंगे, लेकिन कुछ जरूर कंपलसरी होंगे, क्योंकि हमारी ह्यूमन बीइंग होने के नाते एक स्वाभाविक हमारे अंदर एक कमी होती है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस टू चेंज। हम जिंदगी में कुछ चेंज आता है, हमें लगता है कोई चेंज आ रहा है तो हम उससे परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपने वॉलेंटरीली कर दिया तो 90% एम्प्लॉयज़ मना कर देंगे, हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे। तो जब उस ट्रेनिंग को उनके प्रमोशन से, उनके इंक्रीमेंट से जोड़ दिया जाएगा तो वो करेंगे। तो उसके लिए उन्हें ऑनलाइन है तो छुट्टी वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दे कैन डू इट एट होम आल्सो। लेकिन कुछ प्रोग्राम वॉलंटरीली भी होंगे, लेकिन कुछ कंपलसरी होंगे। तो सरकार और मिनिस्ट्रीज ज़रूरत के मुताबिक उनको क्लासीफाई कर लेंगे। जी अनुराग जी, आपने बताया कि कोई खर्चा नहीं करना होगा और ये कंपलसरी है हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि 2020 में इसको शुरू किया गया, क्या ये अब तक सभी सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट की जा चुकी है? कौन से सेक्टर्स के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये ट्रेनिंग लेनी है और सभी स्टेट्स के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या ये ट्रेनिंग लेनी है? मैम, जब मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में है, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयज़ है और जितने सिविल सर्वेंट्स हैं सबके लिए है, तो सारे राज्य सरकारों के सभी एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में आएंगे। हाँ, राज्य सरकार अपने लेवल पे भी कुछ निर्णय ले सकती है, लेकिन जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी पे ये अभी लागू होता है। कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन पे भी लागू है, लेकिन बाकियों में अभी कुछ ने इसको अप्रूवल दिया है, कुछ ने नहीं दिया है। अनुराग जी, 2020 में इस स्कीम को शुरू किया गया, किस तरह का रिस्पॉन्स इसके तहत मिल रहा है? मैडम देखिए, इस स्कीम को 2020 में शुरू किया गया, उसके बाद इसमें लगभग 17 लाख लोग रजिस्टर हो चुके थे 2021 तक, और जिसमें से 14 लाख लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो ऐसा नहीं है कि लोग इसको पसंद नहीं कर रहे, लोग करना नहीं चाहते। देखिए क्या है कि हर आदमी चाहता है कि उसकी इज्जत बढ़े। ये जो पोर्टल है आई गॉट पोर्टल, ये उसको ये सुविधा देगा कि वो दोबारा वहाँ जाके ऑनलाइन देख ले, चेक कर ले और सीख ले जो उसने सीखा है दोबारा, तो वो उस पर काम कर सकता है। तो उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, जो स्किल है, वो बढ़ जाएंगे, तो उसकी डिलीवरी भी बढ़ जाएगी, तो उसकी ऑटोमेटिकली समाज में इज्जत भी बढ़ेगी और उसको देख के दूसरे लोग भी उससे प्रेरित होंगे और वो भी इस तरह की ट्रेनिंग भी करेंगे और अच्छे ढंग से काम करेंगे। तो ये जो वर्क कल्चर है वो सुधर जाएगा। चैलेंजेस क्या है? हिंदुस्तान एक डाइवर्स मुल्क है, विविधता वाला मुल्क है। वो ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पे आप एक ही डंडे से पूरा देश हाँक दोगे। आपने एक पॉलिसी बना दिया, एक विचारधारा बना दी, आप उस हिसाब से पूरे कर लोगे। दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग तरह का होगा, आसाम में रहने वाले व्यक्ति के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग तरह का रहेगा, पंजाब बंगाल में रहने वाले के लिए अलग रहेगा, केरला में रहने वाले का अलग रहेगा, क्योंकि उनकी मातृभाषाओं में वो प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि उसकी डीलिंग मातृभाषा में। केरला में मलयालम में होना चाहिए ये प्रोग्राम, बंगाल में बंगाली में होना चाहिए, असम में असमीज में होना चाहिए, और इन सब प्रोग्राम में उस भाषा में होने के बाद ही इसकी जो इफेक्टिविटी है वो बढ़ेगी। अनुराग जी, आपने बताया कि ये जो मिशन कर्मयोगी स्कीम है, इसके तहत किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकती है। अगर हम पहले जो ट्रेनिंग दी जाती थी सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, वो अब के जो ट्रेनिंग है उससे कैसे डिफरेंट है? बिल्कुल ट्रेनिंग होती थी और लोगों को सिखाया जाता था, लेकिन वो रूल बेस्ड ट्रेनिंग थी। आपको फाइनेंशियल रूल्स, सर्विस रूल्स पढ़ा दिए गए, आपका प्रमोशन कैसे होगा, आपके एग्ज़ाम कैसे होंगे, ये सब बता दिया गया, आपकी ड्यूटीज़ बता दी गई। लेकिन
आपका एग्जैक्टली रोल क्या है और आपसे क्या डिजायर्ड है वो नहीं बताया गया आपको। अब सरकार आपको ये बता रही कि आपका रोल साहब ये है, मान लीजिए आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में हैं, सड़क बनाने का काम आपका है, बनवाने का काम आपका है, आपको पता तो होना चाहिए कंक्रीट में मिक्सचर मिलता कैसे है और कितनी हाइट होना चाहिए, कैसे होगा, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। आप अभी भी पुराने वाले स्टाइल से काम करवाएंगे तो कैसे काम चलेगा। दूसरा, समाज की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये उम्मीद करता हो कि हमें पर्यावरण की संरक्षण करना है, सेव करना पर्यावरण। आज इन्वायरमेंट और पोल्यूशन, दिल्ली जैसे शहर में तो हम देख ही रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में सांस लेना दूभर हो जाता है पोल्यूशन के कारण। तो उस परिस्थिति में अगर सड़क बननी है तो किस तरह से हम पोल्यूशन का इलाज भी कर सकें, प्रदूषण का इलाज कर सकें। तो ये सारी की सारी जो रोल बेस्ड है वो है। दूसरा फर्क क्या पड़ता है कि सारी की सारी जो ट्रेनिंग थी पहले, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने हिसाब से देते थे, अब वो एक आपने इंटीग्रेटेड कर दिया एक ही जगह। तो उससे क्या हुआ कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होने से सारे लोगों को सही सही पता है कि मुझे क्या कैसे करना है और उनमें सिंक्रोनाइजेशन भी हो गया। तीसरा, जो अलग अलग फंड जाता था वो एक जगह फंड हो जाएगा। तो जो चौथी चीज जो इसमें डिफरेंस है डुप्लीकेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी वही ट्रेनिंग करा रही है, वही ट्रेनिंग करा देती है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वही बैंकिंग सेक्टर करा देता है, तो वो अलग अलग हो जाएं। और सबसे बड़ी बात, इसमें स्वायत्तता दी गई है एपेक्स काउंसिल को, उसके पास ये पावर है कि किस तरह से ट्रेनिंग करवानी है, कैसे करवानी है, ज़रूरतें कहाँ से हों, क्या हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में ये ट्रेनिंग डिजाइन। सो मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि ये रूल बेस से रोल बेस पे शिफ्ट हुआ है। तमाम मालूमात के बाद अब बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि खुद को मिशन कर्मयोगी स्कीम के तहत कहां और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं।
मिशन कर्मयोगी स्कीम यानी कि द प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग का की रोल रूल बेस्ड सिस्टम से रोल बेस्ड ट्रांजिशन है और कर्मयोगी भारत के ज़रिए इस आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को मैनेज किया जा रहा है, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है और DOPT के तहत इसे कायम किया गया है। तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेटेस्ट डिजिटल टेक्निक के ज़रिए 400 से ज़्यादा कोर्सेज़ का एक्सपीरियंस मुहैया किया जा रहा है और जो मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए कुछ सेंटर्स भी बनाए हैं, जैसे कि डिस्कशन हब, इवेंट हब, जिसके ज़रिए हेल्दी कन्वर्सेशन का एक्सपीरियंस अवेलेबल कराया जाता है, जिससे कि न सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि प्रोफेशनल ग्रोथ को भी प्रमोट किया जाता है। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री, आपने मिशन कर्मयोगी स्कीम से जुड़ी इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।